दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हमने जो है 1600 प्रश्नों को देख रखा है। तो अगर उसे आप नहीं देख रखे हैं तो राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आप जाके जो है देख सकते हैं। तो आज जो है 1600 से 1700 को देखेंगे, इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को, जो कि आप लाइब्रेरियन के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे राजस्थान फर्स्ट सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या KBS NBS EMRS वगैरह, तो कहीं भी ये क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए सीधा क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इसमें जो है टोटल मैंने जो है 4000 प्रश्नों को जो है सम्मिलित कर रखा है। 4000 ऑनलाइनर है और जो है आप लोगों के लिए मॉडल पेपर पे जो है काम चल रहा है। ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो है कम से कम 100 मॉडल पेपर आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराया जाए, उस पर जो है कार्य चल रहा है। समथिंग जो है 30 मॉडल पेपर जो है तैयार भी हो चुके हैं, अभी हो रहा है उस पर काम, टाइपिंग का कार्य चल रहा है। तो उसे भी जब वो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोगों के लिए जो है उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप ये 4000 प्रश्नों की जो है PDF लेना चाहते हैं ऑनलाइनर की, तो आप 100 रुपीज़ पे करके जो है फ़ोनपे या गूगल पे करके जो है ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आप मेरे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जो भी लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ होता है वहीं पे जो है प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि हर एक टॉपिक पे जो है वीडियो बनाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी डाल दी जाती हैं इम्प्लीमेंट न्यूज़ से, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को नॉन स्टॉप। तो हमारा 1600 तक जो है कंप्लीट हो चुका था, आज जो है उसके आगे देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि जॉन कॉटनडाना ने जो है नेवार्क संग्रहालय की स्थापना कब की थी? तो 1909 में की थी। आगे है, इंडेक्स इंडियाना के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद और लेखक अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना में किसके बारे में जानकारी जो है उपलब्ध कराई जाती है? तो भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के बारे में इसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आगे है, इंडियन बुक रिपोर्टर की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। आगे है, भारतीय पुस्तक रिपोर्टर जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? तो गुड़गांव हरियाणा से। आगे देखते हैं, इंडियन बुक इन प्रिंट कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1970 से है। आगे है कि इंडियन बुक इन प्रिंट क्या है? तो भारत की व्यावसायिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बुक ऑफ इंडिया सप्लीमेंट ऑफ इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1976 से। आगे है, बुक्स ऑफ इंडिया सप्लीमेंट ऑफ इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? तो जयपुर से। आगे है कि बुक्स ऑफ इंडिया सप्लीमेंट ऑफ इंडेक्स इंडिया का कौन जो है प्रकाशित करता है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय करता है। आगे है कि बुक्स ऑफ इंडिया सप्लीमेंट ऑफ इंडेक्स इंडिया की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। आगे है, BNB का पूरा नाम क्या है? तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है। आगे है कि BNB कहाँ से प्रकाशित होता है? तो लंदन से प्रकाशित होता है। आगे है कि BNB की आवृत्ति क्या है? तो ये साप्ताहिक है। अगला प्रश्न है कि BNB की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 से की गई थी। आगे देखते हैं, शुरुआत 1950 से हुई थी, माफ़ कीजिएगा, मैंने 1970 बोल दिया, 1950 से हुई थी। अगला प्रश्न है कि BNB का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 2003 से हुआ। आगे है कि BNB में सभी सामग्री को किसके अनुसार जो है सूचीकृत जो है किया गया है? तो AACR सेकंड के अनुसार। अगला है, BNB में विषय शीर्षक के निर्माण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो LCSH का किया गया है। आगे है कि BNB मानक पुस्तक संख्या का स्टैंडर्ड बुक नंबर कब से देना शुरू किया? तो 1969 से। आगे है कि पुस्तकालय में कौन सा एक मौलिक अभिलेख है जो प्रत्येक प्रलेख को उसके संग्रह का एक रूप जो है प्रदान करता है? तो परिग्रहण पंजिका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है,
परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों को किस क्रम में दर्ज किया जाता है? तो परिग्रहण पंजिका में जो पुस्तकें जो है जिस क्रम में जो पुस्तकालय में प्राप्त होती हैं उसी क्रम में जो है किया जाता है। आगे है कि प्रत्येक पुस्तक जिसके शीर्षक यानी कि टाइटल के पश्चात एक रबड़ की मोहर जो है अंकित की जाती है, जिस पर रिकॉर्ड तथा प्रक्रिया करने की जानकारी जो है दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो परिग्रहण मोहर कहा जाता है। आगे है पुस्तकालय का मेन रिकॉर्ड किसे कहा जाता है? तो परिग्रहण पंजिका को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय में पुस्तक के क्रय करने के लिए पुस्तकों का बिल तथा क्रयादेश से मिलान करने के बाद क्या किया जाता है? तो पुस्तकों का परिग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय में पुस्तक क्रय करने के लिए पुस्तकों का परिग्रहण, वर्गीकरण, सूची करने के बाद क्या किया जाता है? तो इसका लेबलिंग किया जाता है। आगे देखते हैं, वह स्लिप जिसमें पुस्तकालय का विवरण होता है, जिस पुस्तकालय में वह मौजूद है, इसके साथ पुस्तकालय का मोनोग्राफ भी छपा होता है जो पुस्तकालय की प्रामाणिकता को प्रसिद्ध करता है, तो प्राधिकरण स्लिप। आगे है दिनांक स्लिप पुस्तक में कहाँ चिपकाई जाती है? तो पुस्तक के अंतिम पृष्ठ में। अगला प्रश्न है दिनांक स्लिप में कुछ कॉलम बने होते हैं जिसमें पुस्तकालय का नाम, दिनांक, हस्ताक्षर बने होते हैं। जिस दिनांक को पुस्तक जमा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो पुस्तक देय दिनांक यानी कि ड्यू डेज कहा जाता है, डेट कहा जाता है। आगे है पुस्तक में पुस्तक पत्रक डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पुस्तक थैली, बुक पॉकेट का यूज किया जाता है। आगे है कि पुस्तक के कवर पेज पर नीचे के कोने में दाईं स्लाइड में किसको चिपकाया जाता है, जिसका उपयोग पुस्तक कार्ड डालने के लिए जो है किया जाता है? तो पुस्तक थैली, बुक पॉकेट का ही यूज किया जाता है। आगे है स्पाइन पर कौन सी संख्या लिखी जाती है? तो क्रमांक संख्या या सीरियल नंबर लिखा जाता है। अगला है गुप्त पृष्ठ में कौन सी संख्या लिखी होती है? तो परिग्रहण पंजिका लिखी होती है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें आती हैं उनका विवरण स्टॉक रजिस्टर में लिखा होता है, उसे कहते हैं तो परिग्रहण पंजिका कहते हैं। अगला प्रश्न है परिग्रहण पंजिका का स्टैंडर्ड साइज क्या है? तो 16x13। अगला प्रश्न है परिग्रहण पंजिका में स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या कितनी होती है? 14। अगला प्रश्न है किताबों की जांच करना, सत्यापन, पुस्तकें प्रेषित करना, पुस्तकें और बिल प्राप्त करने के लिए किस का उपयोग जो है किया जाता है? तो परिग्रहण पंजिका का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मानक परिग्रहण पंजिका में कितनी पुस्तकों की जो है एंट्री होती है? तो कम से कम 2500 और अधिकतम जो है 5000। अगला प्रश्न है पुस्तक में परिग्रहण संख्या कितनी जगह लिखी होती है? 2 जगह। आगे है पुस्तक में परिग्रहण संख्या कहाँ पे लिखी होती है? तो एक जो है मुख्य पृष्ठ के पीछे, व एक जो है गुप्त पेज पे लिखी रहती है, पुस्तक के अंदर ही गुप्त पेज पे लिखी होती है, जिसको लाइब्रेरियन ही जानता है। आगे देखते हैं 1641 यूजीसी के स्टाफ फार्मूले के अनुसार किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय की पत्रिका विभाग के लिए कितनी पत्रिकाओं के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है? तो 500 पत्रिकाओं पर जो है एक कर्मचारी की जो है आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है रंगनाथन के स्टाफ फार्मूले के अनुसार विश्वविद्यालय के संदर्भ विभाग के लिए वर्ष में प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले छात्रों पर एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तो 50 पाठकों पे एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं रंगनाथन के स्टाफ फार्मूले के अनुसार एक कर्मचारी का एक वर्ष में कितनी पुस्तकों का परिग्रहण करने का प्रावधान है? तो 6000। आगे देखते हैं रंगनाथन के स्टाफ फार्मूले के अनुसार अनुरक्षण विभाग में एक कर्मचारी के लिए एक वर्ष में कितने खंडों को जो है सम्मिलित करने तथा देख रेख करने के लिए जो है निर्धारित किया गया है? तो 3000 खंडों को जो है सम्मिलित करने तथा 50,000 खंडों की देख रेख करने के लिए। आगे देखते हैं रंगनाथन के स्टाफ फार्मूले के अनुसार तकनीकी विभाग में एक कर्मचारी के लिए एक दिन में कितनी पुस्तकों को वर्गीकृत तथा सूचीकृत करने का प्रावधान किया गया है?
तो 8 पुस्तकें। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के स्टाफ फार्मूले में परिसंचरण विभाग में एक कर्मचारी के लिए एक वर्ष में कितने घंटे काम करने का जो है प्रावधान किया गया है? तो एक वर्ष में जो है 1500 घंटे। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में भंडारण सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भौतिक जांच। अगला है, पुस्तकालय में बिना व्यवधान के भंडार सत्यापन की विधि के अग्रदूत कौन है? तो रंगनाथन। आगे है, पुस्तकालय में भंडार सत्यापन की कितनी विधियां प्रचलित हैं? 5। आगे है, भंडार सत्यापन का कार्य किस विभाग के द्वारा जो है किया जाता है? तो अनुरक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निधानी सूची किसके लिए उपयोग होती है? तो भंडार सत्यापन के लिए। आगे है, ऐसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो निधानी सूची। अगला प्रश्न, निधानी सूची को सुगम बना देती है? तो स्टॉक वेरिफिकेशन को बना देती है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय से चोरी हुई पुस्तकों का किसकी सहायता से जो है पता लगाया जा सकता है? तो स्टॉक वेरिफिकेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, वार्षिक सत्यापन करने के बाद जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं या जो उपयोग करने लायक नहीं है उन्हें संग्रह से निकाल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो वेडिंग आउट। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय में पुस्तक चयन समिति किसका उदाहरण है? तो अस्थायी समिति का। अगला प्रश्न है, ग्रंथ चयन के कितने कारक होते हैं? 2। अगला प्रश्न है, बुक सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो FKW ड्यूरी। आगे देखते हैं, रंगनाथन के अनुसार पुस्तक चयन पुस्तकालय विज्ञान के किन सूत्र को ध्यान में रखकर करना चाहिए? तो प्रथम 3 सूत्र। आगे है, FKW ड्यूरी ने पुस्तक चयन सिद्धांत कब दिया तथा अपनी किस पुस्तक में दिया? तो 1930 में जो पुस्तक आई थी इनकी बुक सिलेक्शन में। अगला प्रश्न है, FK ड्यूरी ने का पुस्तक चयन सिद्धांत क्या था? तो उचित पुस्तक, उचित पाठक और उचित समय पे उपलब्ध कराना ही जो है इनका था। प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी का पुस्तक चयन सिद्धांत क्या था तथा यह कब दिया? तो अधिकतम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तक क्रय करना, 1876 में ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, नेवार्क प्रणाली का निर्माण कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में। अगला है, ये यहाँ पे प्रश्न अंकित करना शायद भूल गया है। तो नेवार्क में पत्रक का आकार क्या होता है? तो 5x3 इंच होता है। आगे है कि भारत में प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण में कौन कौन सी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संरचनाएं सहयोग प्रदान कर रही हैं? तो कुल 7। आगे है कि नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। अगला है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला है, इंडियन काउंसिल ऑफ कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला है कि नेशनल अचीवर्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला है कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पुणे में है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय में जो विजिटर आते हैं उनके द्वारा पुस्तकालय की सेवा एवं व्यवस्था तथा उपयोगिता के विषय में पुस्तकालय का अवलोकन करने के बाद की क्या धारणा बनती है, उनका उल्लेख विजिटर के द्वारा किसमें किया जाता है? तो विजिटर रिकॉर्ड में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में जितने भी पत्र व्यवहार होते हैं उनके लिए जो अभिलेख होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसमें पत्रक की संख्या, तिथि, किसको जो है भेजा गया, भेजने वाले का नाम, उद्देश्य, डाक टिकट आदि का खर्च का उल्लेख किया जाता है तो प्रेषण रजिस्टर में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो पुस्तकालय प्राधिकरण को सूचना देना। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के वार्षिक प्रतिवेदन के कितने भाग होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, पहला सांख्यिकी, दूसरा विवरणात्मक। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पुस्तकालय सांख्यिकी का प्रयोग जो है अधिकतर किस लिए किया जाता है? तो पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन के लिए। आगे देखते हैं,
ELA के अधिकतम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तकें जो है क्रय करने का आदर्श वाक्य किस वर्ष अपनाया गया? तो 1889 में। अगला है, पुस्तक चयन के मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया तथा कब दिया? तो LR मैकॉल्विन ने जो है 1925 में। अगला प्रश्न है, लिविंग विथ बुक का संबंध किससे है? तो पुस्तकालय में पुस्तक चयन से। अगला प्रश्न है, लिविंग विथ बुक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलन पावर। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के द्वारा पेडलार विधि का प्रतिपादन किस लिए किया गया? तो पुस्तक चयन के लिए। अगला प्रश्न है, पुस्तक चयन समिति किस समिति का उदाहरण है? तो अस्थायी समिति का। अगला प्रश्न, ग्रंथ सूची क्या है? तो पुस्तकों की सूची। अगला प्रश्न है, ग्रंथ सूची का प्रकाशन कितने स्तरों पर किया जाता है तथा कौन कौन से है? तो 3 स्तर पर किया जाता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, INB 1957 की आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ग्रंथ सूची क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर पुस्तकालय ऋण किस विभाग का कार्य है? तो ग्रंथ आदान प्रदान या परिसंचरण विभाग का कार्य है। अगला प्रश्न है कि परिसंचरण विभाग मुख्य कार्य किए जाते, परिसंचरण विभाग में कौन से कार्य किए जाते हैं? तो निर्गम आगम कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निवार्क निगम आगम प्रणाली के लिए कितनी सामग्रियों की आवश्यकता होती है? 7। अगला प्रश्न है, ग्रंथ संग्रह कक्ष या स्टॉक रूम और आदान प्रदान पटल सार्वजनिक सूची का संबंध किस विभाग से है? तो परिसंचरण विभाग से है। अगला प्रश्न है, परिग्रहण विभाग में चार्ज का क्या अर्थ होता है? तो चार्ज मतलब जारी की गई पुस्तक। अगला प्रश्न है, डिस्चार्ज का मतलब होता है वापस ली गई पुस्तक, ये भी ध्यान रखिए। कार्डेक्स पद्धति का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया? तो रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्डेक्स पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो क्षैतिज कार्ड इंडेक्स। आगे है, कार्डेक्स का व्यापारिक नाम क्या है? तो विजुअल इंडेक्स। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में मैनुअल रूप से धारावाहिकों के लिए विजुअल कैटलॉग या विजुअल रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्डेक्स का। अगला प्रश्न है, कार्डेक्स प्रणाली में कितनी संरचनाएं या ट्रे होती हैं? तो 16। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सचिका या ट्रे में कितनी सामयिक प्रकाशनों को जो है रखा जा सकता है? तो 64। अगला प्रश्न है, 16 दराजों में कुल कितने सामयिक प्रकाशनों को जो है रखा जा सकता है? तो 1024। अगला प्रश्न है, कार्डेक्स प्रणाली में कितने पत्रक बनाए जाते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो 2 पत्रक, तरल पत्रक और शिखर, यानी कि बॉटम कार्ड और टॉप कार्ड। अगला है, कार्डेक्स प्रणाली के दोनों पत्रक की साइज क्या होती है? तो 150 mm × 100 mm। अगला है, कार्डेक्स में जांच पत्रक का काम कौन करता है? तो बॉटम कार्ड करता है या तल पत्रक करता है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपका समय अधिक नहीं लिया होगा। 100 क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हुए। तो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।